हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। आज इस वीडियो में मैं एनटीपीसी यूजी का जो एग्ज़ाम लगा है 7 मई का, उसके तीनों शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन हम सॉल्व देखेंगे, इसमें रिव्यू करेंगे और जीके के सारे क्वेश्चन इसमें करवाए जाएंगे। और अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं मैथ और रीजनिंग का भी प्रोवाइड करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, रैम और रोम के बीच मुख्य अंतर क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम? तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कंप्यूटर में मतलब रैम और रोम से बहुत क्वेश्चन आते हैं। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब होता है कि ये जब हम कंप्यूटर का ओपन करते हैं, उसके बाद कंप्यूटर यूज करते हैं और उसके बाद हम बंद करते हैं, तो बंद करने पर रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम में क्या सिस्टम है कि इसमें सारा डाटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। जबकि रोम के अंदर आप कंप्यूटर का यूज करोगे, उसको बंद करने के बाद जो आपका डाटा है वो कंप्यूटर में सेव रहता है। इसका मेन डिफरेंस यही है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलेटाइल है, मतलब ये चेंज हो जाती है, मतलब ये नष्ट हो जाती है जैसे ही हम कंप्यूटर को बंद करते हैं। लेकिन रोम नष्ट नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है रैम वोलेटाइल है और रोम इज़ नॉन वोलेटाइल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं भाई। तो दोस्तों सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात में सराहा प्रथम ग्रासलैंड वर्ल्ड सेंसस किस नेशनल पार्क में आयोजित किया गया है? ऑप्शन में गिर नेशनल गुजरात, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, काजीरंगा असम, कान्हा मध्य प्रदेश। तो भाई इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काजीरंगा। काजीरंगा में इन्होंने स्टार्ट किया है, ये फर्स्ट काजीरंगा में इन्होंने स्टार्ट किया है, फर्स्ट नेशनल पार्क है ये। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में प्रथम ग्रासलैंड वर्ल्ड सेंसस, ये इसका आंसर है। अगर आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन आया है तो आप भी देख लेना भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कौन सा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन आया था थर्ड शिफ्ट में। तो देखते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर जो इकोनॉमिक्स है उसमें 3 सेक्टर होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट के अंदर आता है एग्रीकल्चर, खनन जैसे माइनिंग एंड मतलब नेचर से रिलेटेड जो भी थिंग्स है वो आती है फर्स्ट में। और सेकंड जो है सेकंड सेक्टर, उसके अंदर आता है विनिर्माण उद्योग, यानी जो उद्योगों से रिलेटेड है विनिर्माण, उसके अंदर सेकंड वाले के अंदर आता है। और जो तृतीय क्षेत्र है टर्सरी सेक्टर, इसके अंदर भाई सेवा क्षेत्र आता है, यानी तृतीय क्षेत्र है वो सेवा क्षेत्र मतलब सर्विस सेक्टर में आता है। जैसे इसमें शिक्षण है, टीचिंग है, सर्विस सेक्टर। जैसे खनन माइनिंग जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। विनिर्माण मैन्युफैक्चर ये सेकंड क्षेत्र के अंदर आता है, द्वितीय क्षेत्र। और कृषि ये भी प्रथम क्षेत्र है। तो इसका आंसर आ जाएगा शिक्षण, टीचिंग तृतीय क्षेत्र में। जैसे रेलवे, ट्रांसपोर्ट ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। भाई थोड़ा दिक्कत हो तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो क्षमा करना अगर कुछ मिस्टेक हो तो। क्वेश्चन नंबर 14 करते, मानव मस्तिष्क किसकी सुरक्षा में रहता है, किसके द्वारा सुरक्षित होता है? तो जो अपना मस्तिष्क होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो इसमें मानव मस्तिष्क किसकी सुरक्षा में रहता है, यानी मानव मस्तिष्क मतलब अपना ब्रेन को ये इसकी गार्ड प्रोटेक्ट करता है कपाल, खोपड़ी, क्योंकि रीढ़ की हड्डी हम लोगों के नीचे रहता है, मस्तिष्क के कोई रिलेटेड नहीं है, पसली नहीं, मेरुदंड नहीं। इसका आंसर आएगा कपाल या खोपड़ी। क्वेश्चन नंबर अगले पे आते, मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार मौर्य साम्राज्य की सामाजिक संरचना कैसी थी? तो देखते हैं भाई, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। पहले इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यवसायों के आधार पर 7 वर्गों में विभाजित। तो ये इंडिका बुक में ऐसा
मतलब विवरण किया गया है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। मौर्य साम्राज्य के बारे में हम थोड़ा जानकारी ग्रहण कर लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और किसकी सहायता से, यानी किसकी सहायता से? चाणक्य। चाणक्य बहुत बड़ा मतलब ज्ञानी था। चाणक्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, बहुत अच्छा ज्ञानी, और उसको बहुत राजनीतिक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आती थी। और जो इंडिका है, एक इकोनॉमिक्स में मतलब राजनीति से संबंधित एक बुक है अर्थशास्त्र, वो भी चाणक्य ने लिखी थी। वो भी चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु उसको बोल सकते हैं। वो उसका बाद में जाके उसका मंत्री बनता है। तो ये 7 वर्गों में विभाजित थी मौर्य साम्राज्य। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं अगला। भारत में जिला न्यायालय एंड अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति, छुट्टी सहित अन्य प्रशासनिक मामलों का नियंत्रण किसके पास होता है? तो भारत में हाई कोर्ट की बात कर रहा है। जब भी अगर हाई कोर्ट की हम बात करेंगे तो हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट नहीं, इसमें जिला न्यायालय वो इज अंडर होता है हाई कोर्ट के अंदर। यानी इसका आंसर आएगा संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय सेंटर को रेगुलेट करता है भाई, जो भी सेंटर में इश्यूज होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हैंडल करता है। उसके बाद अभी हम राज्यों के अंदर आते हैं तो राज्य का हाई कोर्ट, यानी सेंट्रल में होता है सुप्रीम कोर्ट, राज्यों में होता है हाई कोर्ट। और इसमें ये स्टेट पीसीएस का कोई मतलब नहीं है। केंद्रीय कानून मंत्री ये कानून को रेगुलेट करता है। और राज्य लोक सेवा आयोग की राज्यों में मतलब एक सिविल सर्विस से संबंधित एग्जाम्स वगैरह होती है। तो इसका आंसर आएगा राज्य का उच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी आयु होती है 65 मतलब अंतिम, और हाई कोर्ट का 62 होता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 में दिया गया है भारतीय संविधान के, जबकि हाई कोर्ट 214 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं भाई। ऐसे मतलब छोटे छोटे और फैक्टर जानते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं है? तो हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता मतलब भारत की एक प्राचीन सभ्यता है जो 2600 लगभग 2600 से 1800 BC के आसपास इसको दिखाया गया है। मतलब पढ़ते हैं हम तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की थी। और दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। मोहनजोदड़ो की राखालदास बनर्जी ने की थी, सॉरी। तो की विशेषता नहीं है तो पढ़ते ग्रिड प्रणाली पर आधारित नियोजित शहर, ये था भाई, क्योंकि उसकी विशेषता यही थी कि ये जो शहर है ग्रिड प्रकार की आकृति में बनाए गए थे। ब्रिक्स का यूज किया गया था, बिल्कुल पक्की ईंट का यूज किया गया था। जल प्रणाली है धोलावीरा के अंदर, ये हमको देखने को मिलता है जल निकासी प्रणाली। और ये जल निकासी पाइप वगैरह हम देखते थे, नाली निकालते हैं उसमें, ये सब पढ़ा होगा आपने भी। और इसमें विशाल महल और मंदिरों का अस्तित्व ये नहीं था। तो सी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन अगले पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से धातु से ढली प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति मिली थी? भाई हड़प्पा सभ्यता से एक तो लड़की की मूर्ति मिली थी जो कांस्य की बनी हुई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि मतलब ये जो लड़की की मूर्ति नर्तकी की मूर्ति मिली थी वो किसकी बनी हुई थी? कांस्य की बनी हुई थी, कांसा यानी ब्रॉन्ज। तो ये मिला था मोहनजोदारो में मिला था भाई। और इसके अलावा एक आदमी का यानी मतलब एक आदमी का भी ही मूर्ति मिली है और वो किसकी बनी होती है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं भाई। भारत के राज्यों में विधानमंडल कितने प्रकार के होते हैं? तो राज्यों में 2 प्रकार के विधानमंडल होते हैं। एक द्विसदनीय, एक में आता है टोटल विधानमंडल और दूसरे में विधानसभा। विधानमंडल एक सदन में आएगा ओनली विधानमंडल, और दूसरे में आएगा विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद भारत के 6 ही ऐसे राज्य जहाँ पे विधान परिषद है, उसको कबूतम करके याद करते हैं। कबूतम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, ऐसे करके।
6 राज्य ऐसे। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे, कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल यानी गैर परिवर्तनशील है। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यही देखा था तो कि नॉन वोलेटाइल कौन सी है, तो इसका आंसर आ जाएगा रोम, रीड ओनली मेमोरी। यानी इसका मतलब है अगर हम कंप्यूटर को बंद करेंगे उसके बाद भी हमारा डाटा नष्ट नहीं होगा, उसको नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, भारतीय संविधान के 106वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन से अनुच्छेद जोड़े गए। तो 106वां संविधान संशोधन नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो अभी जोड़ा गया है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, इसमें कि भाई 33% आरक्षण 1/3 महिलाओं को रहेगा, और वो भी कहाँ, राजनीति में यानी संसद के अंदर। तो इसके अनुच्छेद 330A 332A और 334A, ऑप्शन ए इसका आंसर है। इसके अलावा आप इसको ऑप्शन से भी रेगुलेट कर सकते हैं, क्यों एलिमिनेट कर सकते हैं, सॉरी। 371 ये इधर का नहीं है भाई, 371 यूटीज के अंदर है, मतलब वो 371 अलग है इधर, मतलब ये 100 संविधान संशोधन से नहीं है। 338 ये SC/ST का है। 243 ये पंचायत नगर पालिका इनसे रिलेटेड है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, 1919 में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए रॉलेट सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था। तो रॉलेट एक्ट आया था जो ना वकील ना अपील ना दलील का कानून था, और ये बहुत गंदा कानून आया था। तो इसको गांधी जी ने इसके खिलाफ आंदोलन से स्टार्ट किए थे। तो रॉलेट एक्ट द्वारा बिना मुकदमा जेल में बंद करने के प्रावधान को लेकर इसका आंसर सही हो जाएगा। इसके अलावा ऑप्शंस देख लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें 13 अप्रैल को जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, जिससे हजारों बेगुनाह मासूमों की जान जाती है। इसके अलावा कांग्रेस के विभाजन देख सकते हैं, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसमें नरम दल गरम दल 2 कांग्रेस के पार्ट हो चुके थे। गरम दल में लालवाल पाल, नरम दल में दादा भाई नौरोजी ऐसे विभाजित हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, प्रथम विश्व युद्ध याद कर सकते हैं 1914 से 1918 के बीच में हुआ था भाई। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, आनुवंशिक की बुनियादी भौतिक और कार्यात्मक इकाई क्या है। तो जेनेटिक्स की भौतिक और कार्यात्मक इकाई यानी फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, जीन। और जैसे और ऑप्शन देख सकते हैं, कोशिका होती है कि मानव शरीर की कार्यात्मक इकाई होती है। गुणसूत्र, मानव शरीर के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। प्रोटीन एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। प्रोटीन शरीर में ज़्यादातर प्रोटीन्स ही होते हैं अपने अंदर, जो एमिनो अम्लों से मिलकर बना होते हैं। 20 एमिनो अम्ल अपने शरीर के अंदर होते हैं। अब आते हैं 1991 की औद्योगिक नीति के बाद मुख्य रूप से क्या हुआ। तो क्वेश्चन देखते हैं, सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, औद्योगिक लाइसेंस का उन्मूलन, विदेशी निवेश पर पूर्ण प्रतिबंध, लघु उद्योगों को बंद करना। इसका आंसर आएगा लाइसेंस को ख़त्म करना। लाइसेंस राज को ख़त्म किया गया था 1991 का जो आया था LPG रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन का मतलब है प्राइवेट को ख़त्म करना, पूर्ण प्राइवेट को ख़त्म करना, और ग्लोबलाइजेशन है वैश्विक स्तर पर अपने व्यापार को बढ़ाना। तो ये 1991 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी। भारत के अंदर 3 बार औद्योगिक नीति आई है, 1948, 1956 और 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, शीत ऋतु में कोरोमंडल तट पर वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो जब अगर हम देखो, जैसे इंडिया का हम मैप बनाते हैं, तो ये जो है कोरोमंडल तट, यहाँ पे बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट की वजह से, यानी जब लौटता हुआ मानसून वापस आता है तो यहाँ पे कोरोमंडल यानी तमिलनाडु क्षेत्र में बारिश होती है। यानी हम देखते हैं कि दिसंबर के आसपास जहाँ पूरे देश में सर्दी पड़ी होती है, वहाँ पे तमिलनाडु में यहाँ पे बारिश होती है, और उसका कारण है और उत्तर पूर्वी मानसून लौटते हुए मानसून की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यों को सहायता अनुदान के लिए राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है। तो
अनुदान के लिए बोल रहा है, यानी पैसे से रिलेटेड कोई बात कर रहा है। तो जो भी बात है पैसे से रिलेटेड कोई भी कहानी अगर हम पढ़ते हैं अपने मतलब इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर में, संविधान में, तो उसका आंसर वित्त आयोग आएगा, क्योंकि फाइनेंस इसी का काम है। जो भी पैसे से रिलेटेड है रेगुलेट करना, उसका ये वित्त आयोग का काम है। वित्त आयोग भारतीय संविधान के 280 में दिया गया है वित्त आयोग के बारे में, और ये संवैधानिक निकाय है। इसके अलावा हम और देखते हैं योजना आयोग, जो अभी ख़त्म कर दिया गया है। योजना आयोग 1950 में बना था जब भारत आज़ाद हुआ था। नीति आयोग अभी है। अगला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन एनटीपीसी यूजी का जो एग्ज़ाम हुआ था 7 मई को, उसमें आए हुए हैं 3rd शिफ्ट में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो जीके में सारे शिफ्ट के क्वेश्चन है मिला के, ये वीडियो में सब क्वेश्चन है भाई। आप भी बता सकते हैं ये क्वेश्चन आए आपके शिफ्ट में नहीं आए। मैं ऑथेंटिक चीज़ें बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन आए थे, मुझे सोर्सों से मालूम चला है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, जिसके कारण उसकी यह योजना पूरी तरह विफल रही? तो भाई दिल्ली के जितने भी सुल्तान हुए हैं उसमें मोहम्मद बिन तुगलक ये सबसे बुद्धिमान शासक था, और ये सबसे बुद्धिमान मूर्ख शासक था। यानी जैसे होता है ना पढ़ा लिखा गवार, ऐसे टाइप का मोहम्मद बिन तुगलक था। इन्होंने बहुत अच्छे काम के लिए किए थे, लेकिन वो उसको मतलब एग्जीक्यूट करने में ये सफल नहीं हुआ। जैसे इन्होंने बड़े बड़े मतलब पद पे इन्होंने उनको रखा, जैसे माली इनको रखा बड़े बड़े पद पे। इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद साउथ में शिफ्ट की, फिर वापस दौलताबाद से दिल्ली ले गया। दौलताबाद मतलब देवगिरी जो महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा हम और ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने मतलब दक्कन पूरे एरिया को मतलब हराया था। इसका जो सेनापति मलुक काफिर था वो पूरे दक्षिण भारत में आया था, सबको हरा के लूट के ले गया था। उसके बाद 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की थी? इसका आंसर आएगा एम.जी. रानाडे, जी.वी. जोशी। और इसके और फैक्टर याद कर लेते हैं, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र का था। लाल बाल पाल में से एक बाल गंगाधर तिलक था, और ये भारतीय अशांति का जनक है। और वेलेंटाइन स्रोल ने कहा था, इसकी 2 बुक है, केसरी एंड मराठी। केसरी इन्होंने मराठी भाषा में लिखी थी, और मराठी जो है वो अंग्रेजी भाषा में लिखी थी। और इन्होंने मतलब ये भारतीय अशांति के जनक थे, और देश की आज़ादी के लिए इनका बड़ा योगदान है। महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। आगे आते भाई, भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषा है? तो अभी टोटल अक्टूबर 2025 तक भारत में 11 शास्त्रीय भाषा है। पहले भारत में 6 ही शास्त्रीय भाषा थी, लेकिन अभी मतलब 2025 में 5 और ऐड करी गई है, जिसमें से 5 ऐड में उसमें नाम है असम, बंगाली, मराठी, पाली एंड प्राकृत। ये सॉरी दोस्तों, तो ये जो 11 लैंग्वेज है अभी 5 नई ऐड की गई है, असम, बंगाली और मराठी, प्राकृत, पाली, ये 5 नई ऐड की गई है। इसके अलावा पहले 6 ही भाषा थी, 6 और 5 टोटल मिलके 11। ऑप्शन सी इसका आंसर है। पहली भाषा 2004 में तमिल थी, तमिल 2004 में, और जो लेटेस्ट यानी 2014, इसके पहले जो भी लेटेस्ट था वो 2014 में ओडिया भाषा थी। तो ऐसे करके अभी 11 है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आंसर आ जाएगा भाई ब्राज़ील। ब्रिक्स 2025 ब्राज़ील 17वां नंबर का। 18वां नंबर का आएगा होएगा भारत में 18वां नंबर का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 17वां ब्राज़ील में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, उरुग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका आंसर आएगा यूमांडो ओरसी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, उरुग्वे के याद कर सकते हैं, इसकी मुद्रा पैसो करके इसकी मुद्रा है। उरुग्वे की जो राजधानी है वो मोंटेवीडियो करके ऐसे कुछ है इसकी राजधानी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान की संशोधन प्रक्रिया से रिलेटेड है?
तो अनुच्छेद 368 भाग 20 अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन से रिलेटेड है और इसको साउथ अफ्रीका से लिया गया है। इसके अलावा ऑप्शन देखते हैं 356 में राष्ट्रपति शासन, जब भी कोई राज्यपाल अपने राज्य को नहीं संभाल सकता तो उस पर राष्ट्रपति शासन लगता है, तो वो केंद्र के हाथों में आ जाता है। जैसे मणिपुर में इतने दिन से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। 368 इसमें होता है वित्तीय आपात, वित्तीय यानी फाइनेंस से रिलेटेड जब भी कोई भी इश्यू अगर इंडिया के अंदर आएगा तो उसमें 368 लगेगा, जिसको आप वित्तीय आपातकाल कहते हैं। ये अनुच्छेद 360 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन और प्रथम गायन शैली कौन सी मानी जाती है? इसका आंसर आएगा ध्रुपद। ध्रुपद जिसे तानसेन ने स्टार्ट किया था मध्य प्रदेश में, ग्वालियर के तानसेन थे। तानसेन उत्सव भी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तानसेन पुरस्कार भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का लगभग 3/4 उत्पादन जूट का उत्पादन, यानी जूट में फर्स्ट नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल, WB पश्चिम बंगाल, सेकंड नंबर पे बिहार, थर्ड नंबर पे असम, S करके मतलब नॉर्थ ईस्ट की तरफ जितने भी राज्य है इधर वाले तो वो जूट में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं भाई, भारत में रेल मंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऐसा क्वेश्चन आया था। तो रेल मंत्री जो होता है वो भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। राष्ट्रपति की सलाह पर ही, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। और जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश, इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष अभी कौन है? ओम बिरला है, ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं भाई, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत किन 3 देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है? यानी अल्पसंख्यक में अपने जैसे पड़ोसी देश है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये ऑप्शन बी ये इसका आंसर है। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इनमें इतने अल्पसंख्यक है भी नहीं और इनको मान्यता नहीं दी जाती है। ईरान और इराक भी नहीं है, चीन नहीं है। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। नागरिकता संविधान के भाग 2 के अंदर 5 से 11 है। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में बल की मानक इकाई यानी फोर्स की मानक इकाई है न्यूटन। न्यूटन की का फॉर्मूला होता है F=ma यानी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका बीमा हो जाएगी m1 L1 T-2, इसकी बीमा -2। इसकी बीमा है जूल है वो एनर्जी का है, पास्कल बल का है, वोट पावर का है। पावर मतलब दाब, पावर मतलब पावर। मानव शरीर में पूर्ण पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है? यानी अब जब शरीर में हम भोजन करते हैं तो जब पाचन कंप्लीट हो जाता है तो उसके पाचन के बाद प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। मानव शरीर 20 एमिनो अम्ल से मिलकर ही बना होता है, एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है, तो ये एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में CPU का मुख्य कार्य। CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन जिसको बोला जाता है CPU। इसका काम होता है कंप्यूटर को प्रोसेस करना एंड एग्जीक्यूट करना। तो टू प्रोसेस एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, इसमें केवल ग्राफिक्स नहीं आंसर आएगा। कंप्यूटर को वायरस से बचाना, तो वायरस से बचाने के लिए और सारे मतलब बहुत सारे वो रहते हैं एंटीवायरस, उनका यूज किया जाता है, तो CPU का यूज नहीं किया जाता। डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए हम पेन ड्राइव वगैरह इनका यूज करते हैं, इसका यूज नहीं होता इसमें। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस वर्ष और कहाँ आयोजित किया गया था? तो अगर पर्यावरण से संबंधित इन्वायरमेंट संरक्षण से संबंधित शिखर सम्मेलन 1972 स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था 5 से 16 जून 1972। 5 जून 1972 को ही मतलब पर्यावरण संरक्षण हुआ था। इसी के कारण 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है हर साल भारत के अंदर। और भी क्वेश्चन जैसे ऑप्शन में देख सकते हैं 1992 में रियो डी जेनेरियो, इसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, प्रथम अर्थ सम्मेलन हुआ था। उसके बाद 1987 ऑप्शन में है, इसमें हम देख सकते हैं 1987 मॉन्ट्रियल
प्रोटोकॉल हुआ था जो ग्रीन हाउस गैस नहीं, मतलब ओजोन गैस से रिलेटेड था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन गैस से रिलेटेड था। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड था। जैसे मैंने कैसे याद किया था मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये क्योटो है, क्योटो का मतलब KGF, तो क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है, तो 1997 में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। जल धारण करने की उच्च क्षमता के कारण कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास के लिए, रेगूर कपास की मृदा है जो महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर पाई जाती है, दक्षिण भारत में यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पे ये जो एरिया है इसके अंदर पाई जाती है भाई कपास की खेती के लिए। काली कपास मृदा भी इसको नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मृदा नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है। लेटराइट भी पाई जाती है। कौन सा जलमार्ग अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है? तो मतलब ये हम तीनों ही देख लेते हैं। 8 डिग्री का है मामी, 8 डिग्री को याद करने का फॉर्मूला है मामी, यानी मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री को मिनिकॉय को कवरती से अलग करता है, यानी मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 10 डिग्री जो है दो दक्षिण अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 डिग्री चैनल बाई सी। कार्य कौन सा कार्य भारत के राष्ट्रपति का नहीं है? तो क्षमादान देना भारत के राष्ट्रपति का काम है। अनुच्छेद 72 के अंदर राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। आपातकाल की घोषणा करना, बिल्कुल राष्ट्रपति ही आपातकाल की घोषणा करता है। कोई भी आपातकाल, 3 आपातकाल है, 352, 356, 360, तीनों आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से नहीं कर सकता, इसमें संसद में इसको पास किया जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति करता है। अपने मन से कोई भी काम नहीं करता है राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पे काम करता है। तो इसका आंसर आएगा भाई राज्यसभा की अध्यक्षता करना, क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ये अनुच्छेद 64 में बोला गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। संसद के दोनों सदनों के संबोधन बिल्कुल राष्ट्रपति करता है। जब संसद के दोनों सदनों में कोई भी डिस्प्यूट होएगा तो संयुक्त बैठक बुलाएगा अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का ये तीनों काम है, चौथा वाला नहीं है। और अगला क्वेश्चन, वीडियो थोड़ा लंबा होएगा क्योंकि इसमें तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन है 7 तारीख के, तो बने रहे दोस्तों, देखते रहे। अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 141 का मतलब है एक और एक को बॉन्ड करके रखा है 4, तो इसमें बॉन्डिंग जहाँ भी है तो वो आएगा। तो बाइंडिंग, देखो ये बाइंडिंग ऑन ऑल लोअर कोर्ट, सी इसका आंसर है। तो और भी पढ़ लेते हैं कुछ ऑप्शन। राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति, ये जो है ये 143। अभी थोड़े दिन पहले 10 अप्रैल को SSC CHSL का एग्ज़ाम हुआ था। SSC CHSL मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, वो मैंने दिया था। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 143 इसका आंसर है। और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून का सभी निचली अदालतों पर बाध्यकारी होना, यह अनुच्छेद 141 में है। तो इसका आंसर बी आ जाएगा और 143 होता तो ए आ जाता। नीचे पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट इन्फोर्स कर सकता है, ये भी है। राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये अनुच्छेद 124 में है। तो ऐसे सार्क कंट्रीज को करके याद करते हैं कि अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट है, 25 में उनका पैसा है, 26 में एडोक है, 27 में रिटायर्ड जज है और 28 में भी रिटायर्ड जज का ही नियुक्ति है, 29 में कोर्ट ऑफ जस्टिस है। ऐसे करके भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये प्रावधान करता है कि किसी विदेश राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं रहेंगे? तो ये भारत में दोहरी नागरिकता का निषेध है। तो हम देखते हैं कि जो नागरिकता है, नागरिकता वर्ड है जो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 511 में विवरण दिया गया है। 5 है जो भारत का नागरिक है, नागरिकता 5 से 11, जिसमें 5 नंबर में भारत की नागरिकता का वर्णन दिया है, कौन भारत का नागरिक हो सकता है।
अनुच्छेद जो 9 है, 9 का मतलब क्या है कि यदि कोई भी व्यक्ति अगर भारत में स्थित है, यानी वो रहता है, अगर वो किसी अन्य देश में जाके वहाँ की नागरिकता स्वीकार कर ले रखता है तो उसकी नागरिकता ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 में बोला गया है। क्योंकि भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता नहीं चलती है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता चलती है। और ये किस संविधान से लिया गया है, संशोधन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ये एकल नागरिकता चलती है, यानी अगर कोई बंदा भारत का है तो वो भारत का ही रहेगा, किसी और देश का नहीं रह सकता। अगर कोई बंदा और देश का हो गया, भारत का था, तो वो उस देश का ही हो जाएगा, भारत का नहीं रहेगा। ये भारत के अंदर है, ये रूल एंड रेगुलेशन है सिटीजनशिप को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइए, कौन सा सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से टेक्स्ट आधारित दस्तावेज बनाने और संपादित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो MS वर्ड। एक्सेल का काम क्या होता है? एक्सेल का काम है शीट बनाना। जैसे कोई भी मतलब बड़े बड़े कैलकुलेशन सॉल्व करने होते हैं तो वो एक्सेल का काम रहता है। पावर पॉइंट मतलब प्रेजेंटेशन देना। एक्सेस का मतलब प्राप्त करना। एक्सेस का यूज़ इसमें नहीं होता है। MS वर्ड ही है जिसको मतलब होता है कि लेटर क्रिएट करना, रिपोर्ट, रिज्यूम, ये सब बनाना। रिज्यूम का मतलब क्या है? जैसे हम कोई जॉब अप्लाई करते हैं तो अपना रिज्यूम करते हैं कि मैंने ऐसे 12th किया है, ग्रेजुएट किया है, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों के जाल और शहरी निकायों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ग्रिड पैटर्न ये है, ये हड़प्पा सभ्यता में थी। टेढ़े मेढ़े रास्ते बिल्कुल नहीं थे भाई, रेडियल नहीं थे, बिल्कुल सर्कुलर नहीं थे, ग्रिड थी। हड़प्पा सभ्यता का मतलब अभी इसमें तो नहीं है, लेकिन मैं कभी पिक लगाऊंगा तो मतलब देखना गूगल पे सर्च करके, तो वो ग्रिड टाइप में ही थी। आज के जैसे मतलब खेतों में जो घर रहते हैं ऐसे ऐसे करके, तो वो ग्रिड टाइप में रहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता ग्रिड टाइप की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति कैसी है? तो भारतीय संविधान में न्याय जस्टिसेबल है? बिल्कुल नहीं है भाई जस्टिसेबल। नॉन जस्टिसेबल बिल्कुल है, क्योंकि अनुच्छेद 37 बोलता है कि DPSP इज ए नॉन जस्टिसेबल, यानी आप अगर DPSP का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकते। जबकि मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार में क्या है? अगर किसी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं। इवन आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार में डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा B। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान का शासनकाल क्या था? तो भाई रजिया सुल्तान के बारे में हम देखते हैं कि रजिया सुल्तान, पहले तो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट ही होता है तो 1206 से 1210 इसमें तो रहता है। तो इसमें हम दिल्ली सल्तनत का सब कुछ ही पढ़ते हैं कि दिल्ली सल्तनत 1206 से स्टार्ट हुआ था। इसमें गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगा खेलती हुई थी, और वो उन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। लाख बख्श के नाम से उनको जाना जाता है। तो 1210 तक था। फिर 1210 से 1236 तक इल्तुतमिश रहा था, जो रजिया के पापा थे। इल्तुतमिश के बाद 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान आती है। फिर रजिया सुल्तान 4 ही साल इन्होंने राज्य किया। इसके बाद कैथल एक नामक जगह है जहाँ पे इनको मार दिया जाता है। इनके हस्बैंड के साथ, अल्तुनिया इनके हस्बैंड का नाम था। तो इन दोनों को कैथल नामक जगह पे मार दिया जाता है। तो 1240 में इसकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। टोटल क्वेश्चन तो काफ़ी है भाई, मतलब टोटल तीनों शिफ्ट के मिला के 40 120 है। तो 120 में से मेरे को मतलब ज़्यादा नहीं तो 60-70 क्वेश्चन तो मुझे मिले हैं, वो मैंने यहाँ पे लगाए हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज में किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को गंभीर चोटें आई और उसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय।
लाला लाजपत राय को 1928 में इनकी मृत्यु हुई थी। साइमन कमीशन ये 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया था उसके बाद एक कानून बना गया था कि भारत में एक बढ़िया से कानून होगा, वो भारत को रेगुलेट करेगा। तो ये इसकी गठन हुई थी। ये भारत 1927 में इसका निर्माण हुआ था। ये 1928 में अपने इंडिया में आया था। इसका विरोध किया गया था। इसका विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि साइमन कमीशन के अंदर 7 आदमी थे, टोटल अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, और इसमें एक भी भारतीय नहीं था। इसकी वजह से इसमें भारतीयों ने विरोध किया था, और उसी विरोध में लाला लाजपत राय उधर उनका मृत्यु हो गई थी। और उन्होंने बोला था कि मेरे सिर पर पड़ी लाठी, हर एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबीत की निशानी होगी। यानी मतलब उन्होंने ये बोला था कि अगर मेरे सिर पे पड़ी है तो आप लोगों का मतलब ये आप लोग यहाँ पे रुकोगे नहीं, आप लोगों को भी किसी न किसी दिन इधर से जाना ही होगा। आप ऐसा करके उन्होंने की एक लाइन है, बड़ी फेमस है। नेक्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया भी है। प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखी है। एक वेदांश, द आर्कटिक ऑफ वेदांश, द आर्टिक ऑफ वेदांश, ये भी क्वेश्चन लिखा है। ये भी बुक लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने। महात्मा गांधी की बात करते हैं तो महात्मा गांधी तो इनके बारे में क्या ही बोले, ये तो बापू जी है, और इनके बारे में मैं चर्चा नहीं करेंगे। ये बहुत बढ़िया आदमी है। बाद में कभी कोई वीडियो मेरे जहन में आएगा तो मैं अलग से डालूँगा इनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। गंगईकोंडा, गंगा का विजेता की उपाधि निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने धारण की है? तो इसका आएगा राजेंद्र चोल प्रथम। राजेंद्र चोल प्रथम ने पूरे नॉर्थ को विजय पाया और साउथ को विजय पाया। गंगा का विजेता, यानी गंगा इधर से निकलती है, नॉर्थ से निकलती हुई यहाँ पे बांग्लादेश में आती है। तो बांग्लादेश में, बंगाल के पास में एक शासक था, पाल वंश चलता था उस टाइम। पाल वंश का तृतीय शासक महिपाल। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि पाल वंश का तृतीय शासक कौन था? महिपाल। इसी महिपाल को हरा के राजेंद्र चोल ने गंगईकोंडा चोलपुरम की स्थापना की थी। और यहाँ पे एक मंदिर है गंगईकोंडा, ये मंदिर इधर बनवाया था इन्होंने। तो राजेंद्र चोल प्रथम इनका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रविड़ शैली का उदाहरण क्या है? तो बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में है। इसको राजा फर्स्ट ने बनवाया था, यानी उसका ऑप्शन नंबर 1 इसका बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था इसने। मीनाक्षी मंदिर मदुरई है, तमिलनाडु में स्थित है। सिद्धेश्वर मंदिर, ये इसका आंसर है। ये द्रविड़ शैली का उदाहरण नहीं है। सिद्धेश्वर मंदिर ओडिशा कर्नाटक के आसपास वाले एरिया में मिलता है। सौर मंदिर महाबलीपुरम, ये पल्लव शासकों ने बनवाया था। महाबलीपुरम जो है पल्लव शासकों ने बनवाया था। और जो सिद्धेश्वर मंदिर है वो चालुक्य शासकों ने बनवाया था। भारतीय मंदिर वास्तुकला में विमान शब्द द्रविड़ शैली से है, विमान। और 3 प्रकार की शैली है। नॉर्थ में नागर शैली है, साउथ में द्रविड़ शैली है, बीच वाले में बैसर शैली है। तो नॉर्थ शैली में जो हाईएस्ट पीक होता है उसको शिखर बोला जाता है, नीचे वाले को विमान बोला जाता है। ये पिरामिडनुमा आकृति की रहती है, जैसे सबसे बड़ा नीचे, फिर छोटा, फिर नीचे छोटा, ऐसे। मीनाक्षी मंदिर का फोटो देखना कभी आप गूगल करके, तो वो द्रविड़ शैली में बनाया गया है, पिरामिड आकृति रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर आ जाएगा भाई द्रविड़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया गया? तो मसाकी काशी 12 को दिया गया है। और इस बार 2026 में GF करके कुछ नाम है, उनका पूरा नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन GF है, उनको 2026 में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर और मनोरंजन के क्षेत्र में उपयोग होने वाले CD का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, ये कंप्यूटर में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म है, यही क्वेश्चन पूछिए। तो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर B।
यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम ये HDI इंडेक्स जारी करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हर साल जारी करता है। और इसके 3 वो है SHE स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ एंड एजुकेशन, 3 स्टैंडर्ड है। ये भी क्वेश्चन आएगा बाद में। 1964 में बक्सर के युद्ध में बंगाल में देश शासन प्रणाली किसने शुरू की थी? देश शासन प्रणाली किसने शुरू की थी भाई? तो 1964 में ये क्वेश्चन भाई ऐसे ही था या कैसे था, मुझे इसका याद नहीं आ रहा है, इसको स्किप करते हैं, ये शायद दूसरे तरीके से था। नेक्स्ट, 25 मार्च 2025 को नई दिल्ली में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? इसका आंसर है जॉर्ज कुरियन। किरण रिजिजू जी अल्पसंख्यक के हेड है, मतलब इसके मंत्री है। इकबाल सिंह लालपुरा ये भी अल्पसंख्यक के पहले मंत्री थे, अभी नहीं है, अभी भी है, लेकिन ये शायद केंद्र नहीं, ये केंद्र वाले हैं, राज्य के किरण रिजिजू जी है। अमित शाह गृह मंत्री है। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई, ये मेरा पहला वीडियो, कुछ परेशानी मतलब कुछ अगर मिस्टेक हो तो माफ़ करना, आगे थोड़ा सुधार करते रहेंगे। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, तो अभी हमने पढ़ा तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, टीचिंग, ट्रांसपोर्ट, रेल, ये सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट आता है, बैंकिंग आता है, कम्युनिकेशन संचार तृतीय क्षेत्र में आता है। नेचुरल रिसोर्स ये नहीं आता, नेचुरल रिसोर्स में आएगा जैसे एग्रीकल्चर आएगा, माइनिंग और नेचर से रिलेटेड जो भी थिंकिंग है, जैसे मछली पालन, खेतीबाड़ी, ये सब फर्स्ट में आएगा। भारत में पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक के रॉक पेंटिंग के निरंतर प्रमाण किस स्थान से मिले हैं? तो ये क्वेश्चन बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। अजंता, भीमबेटका, एलोरा, एलिफेंटा, तो इसका आंसर आएगा भीमबेटका। जब भी हम पढ़ते हैं, चाहे पूरा विश्व का इतिहास पढ़ो, भारत का किसी का भी, जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम एक नाम जरूर पढ़ते हैं, भीमबेटका। ये पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक सब में है भाई ये भीमबेटका। इसकी स्थापना बाकाणकर नामक एक व्यक्ति ने की थी, बाकाणकर। और इनके ऑप्शंस देख लेते। अजंता ये संभाजी नगर में, अजंता एलोरा, एलिफेंटा मुंबई में, तो ये इनका आंसर नहीं है। ये एलिफेंटा है, ये भगवान शिव से रिलेटेड है, बहुत पुरानी गुफा है, मैं यहाँ पे जाके आया हुआ हूँ। एलोरा जो है इसमें टोटल 34 गुफा है, बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों तरीके की गुफा है। इसमें 34 से टोटल 16 नंबर की गुफा में इसमें कैलाशनाथ मंदिर है। और अजंता ओनली बौद्ध गुफा है, अजंता में सिर्फ बौद्ध के ही चीज़ें मिलेंगी आपको। नेक्स्ट, किसी संविधान संशोधन के अधिनियम ने कुछ राज्य के निर्देश DPSP को मौलिक अधिकार 14-19 पर वरीयता प्राथमिकता दी है? तो अनुच्छेद 42। ज़्यादातर जो संविधान संशोधन हुए मैक्सिमम मतलब वो 42 के द्वारा ही हुए हैं, बाकी और इतना हुए हैं, लेकिन 42 ने एक मेजर 42वें संविधान संशोधन ने मेजर इम्प्लीमेंट किए हैं भारतीय संविधान संशोधन में। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल बोला जाता है। 1942 में नहीं, 42वें संविधान 1976 में ये बोला, इसको 1976 में इसको लागू किया गया था। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है भाई, अब मेरे से बोलने में दिक्कत हो रहा है, फिर भी मैं बोलता रह जा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। बाद में धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में लाई गई मादा चीता धीरा को भारत के किस नेशनल पार्क में रखा गया? तो कूनो। देखो, जो भी ये चीता है भारत ने विदेशों से मंगाया है, जैसे बोत्सवाना से, साउथ अफ्रीका से, नामीबिया से, मंगोलिया से, इन सब से जगह से मंगाया है। तो इसका जो धीरा है उसको कहाँ रखा है? कूनो में रखा है। अभी गांधी सागर भी मतलब इनका हॉटस्पॉट हो चुका है। गिर गुजरात के अंदर जिम कॉर्बेट भारत का पहला नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में स्थित है। 1936 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं भाई, बुद्ध स्तंभ के भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किस
त्रिपिटक मिलता है। तो विनय पिटक सबसे अच्छा, सबसे शुद्ध और सबसे बढ़िया अगर कोई पिटक है तो वो है विनय पिटक। बौद्ध संघ के अंदर 3 पिटक है, सुत्त, धम्म, अभिधम्म और विनय पिटक। सूत के अंदर मतलब बुद्ध संघ की शिक्षा से रिलेटेड है सूत, और भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह विनय पिटक है। और अभिधम्म ये मानवीय यानी मानवीय साइंस से रिलेटेड है। अगर मानवीय साइंस भी कोई वर्ड आएगा वो अभिधम्म पिटक है। जहाँ तक कहता है भगवान बुद्ध की पुनर्जन्म की यानी पुनर्जन्म की यानी पुराने जन्म की कहानियाँ इसमें और पुनर्जन्म की कहानियाँ हैं जातक कथाओं में। नेक्स्ट आते हैं भाई, वीडियो मेरा बड़ा हो गया लेकिन टोटल क्वेश्चन है इसमें, टोटल जो भी देख सकते हैं। प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकविद महालनोबिस ने किस संस्थान की स्थापना की थी? ISI की स्थापना की थी भाई महालनोबिस ने। ये द्वितीय पंचवर्षीय मॉडल पर आधारित है। और 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और वो इन्हीं के PC महालनोबिस के ही हैप्पी बर्थडे के दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन आते हैं, विंध्या सुपर पावर थर्मल, ये भारतीय मध्य प्रदेश में स्थित है। विंध्या और सतपुड़ा, नर्मदा और तापी के बीच में विंध्या, देखो नर्मदा तापी इनके बीच में विंध्या, नीचे सतपुड़ा। तो विंध्या मध्य प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 के प्रसिद्ध चित्तगांव शस्त्रागार छापेमारी का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर है सूर्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बच्चों में रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। सब रोग याद करते हैं, विटामिन ए की कमी से, रतौंधी, विटामिन बी, बेरी, विटामिन सी, स्कर्वी, विटामिन डी, रिकेट्स, विटामिन के, रक्त का थक्का जमना। ऐसे सब चीज़ याद होनी चाहिए भाई, NTPC क्लियर करना है तो ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट, किसी ध्वनि की प्रबलता बढ़ती है तो ध्वनि तरंग के किस गुण में वृद्धि होती है? तो प्रबलता इज इक्वल टू यानी लाउडनेस, L फॉर लाउडनेस, L इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, यानी आयाम जितना ज़्यादा होगा प्रबलता उतनी ज़्यादा होगी, प्रबलता उतनी ज़्यादा होगी आयाम उतना ज़्यादा होगा, प्रबलता जितनी कम होगी आयाम उतना कम होगा। तो ध्वनि की प्रबलता इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलराइज्ड सनग्लासेज प्रकाश की किस परिघटना पर आधारित है? तो भाई इसमें देखो पोलराइज्ड वर्ड में लिखा है, पोलराइज मतलब पोलराइजेशन, खत्म। नेक्स्ट, H2O के अणु में द्रव्यमान के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, साइंस के भी क्वेश्चन है, NTPC के अंदर साइंस के बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी आए हैं, मेरे को जो मिले हैं मैंने छाप दिए इधर। देखो द्रव्यमान का अनुपात पूछा है तो H का द्रव्यमान होता है 1, तो 1 गुणा 2 तो 2 इसका द्रव्यमान है। और हाइड्रोजन यानी ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है भाई 16, तो 16 तो 2 की 16 1:8 अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा है तो। और इन्होंने अगर इनका मतलब अणुओं का ही पूछा है तो हाइड्रोजन का तो 2 हो जाएगा और इसका ऑक्सीजन का 8 है तो 1:4 हो जाएगा। और भी कुछ क्या मालूम क्वेश्चन कैसे पूछा है, लेकिन अगर मेरे को ये क्वेश्चन मिला है तो इसका 1:8 आएगा अगर यही द्रव्यमान का अनुपात पूछा होगा तो। नेक्स्ट, उत्तर बंगाल में प्रसिद्ध सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण है। आप खुद इस क्वेश्चन को सोल्व करो, आप इसमें अनुमान लगाओ कि विद्रोह करेंगे क्यों। नई शिक्षा नीति आएगी तो कोई विद्रोह करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा भाई। हर कोई चाहता है हमारे में शिक्षा के बीच बदलाव हो, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। सहायक संधि, कोई अगर सब्सिडी अलायंस हो रहा है, अगर किसी बीच में मध्यस्थता करवा रहा है तो उसका कोई विद्रोह करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। मध्यस्थता तो मतलब डिस्प्यूट करने के लिए। जमींदारों के बीच युद्ध, ये भी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर बंगाल में भीषण अकाल और तृतीया पर प्रतिबंध, यानी कि 18वीं शताब्दी में अंग्रेज जो है वो बहुत आरामी लोग थे। अंग्रेजों ने तृतीयार्था पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, यानी जो यात्राएं जाती थी उन पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो जो सन्यासी थे, सन्यासी का मतलब साधु महात्मा लोग, ये जो होते हैं वो सन्यासी होते हैं। तो सन्यासी पे क्या है, उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया गया था कि तुम लोग तीर्थ यात्रा नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, तो उन लोगों ने विद्रोह स्टार्ट कर दिया। 1700 से 1800 के बीच में हुआ ये काम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं,
अकबर में मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत मुख्य रूप से क्यों की थी? तो एक बात बताओ भाई, क्यों ही करेगा? धार्मिक एकता कर सकते हैं, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, विदेशी व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसका बेस्ट ऑप्शन आएगा आंसर सेना को संगठित करने और प्रशासन के केंद्रीकरण के लिए। क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन अगर सेंट्रलाइज होगा तो अपना मतलब शासन अच्छे चलता रहेगा। अकबर बहुत ही बढ़िया शासन था अकबर का। इन्होंने मनसबदारी स्टार्ट की थी 1556 से इनका शासन स्टार्ट होता है 1605 तक। और देखते हैं नेक्स्ट, वेयर डज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे? 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर कहाँ पे झंडा होस्ट करता है, यानी होस्ट द नेशनल फ्लैग? तो 15 अगस्त पे भाई प्रधानमंत्री लाल किले पे करता है। और इसके बाद इंडिया गेट तो हम वैसे भी एलिमिनेट करेंगे। राष्ट्रपति भवन में कुछ नहीं होगा। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति बैठने का काम करती है, वो उधर अपने काम को कंप्लीट करने का काम करती है। ये जो राज्य पथ है, कर्तव्य पथ, अभी जो 26 जनवरी भारत का स्वतंत्रता 26 जनवरी आया था, उस पे हमने देखा था कि राष्ट्रपति ने कर्तव्य पथ पर सब लोगों को मतलब कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति ने ध्वजारोपण किया था और सब लोगों को मतलब जिन लोगों को अवार्ड दिए गए थे उनको अवार्ड दिया गया था। तो इसका आंसर आ जाएगा भाई लाल किला। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की समाजवाद पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन। जो भी मेजरमेंट हुए, ज़्यादातर तरीके से जो भी बदलाव हुए संविधान के अंदर, मैक्सिमम बदलाव 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुए। और भाई एनटीपीसी में जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें हर एक शिफ्ट में मतलब अगर जैसे 20 शिफ्ट हुई है तो 18 शिफ्ट में 42वें संविधान संशोधन 100% आएगा। इसको रट लो, बिल्कुल रट लो। इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। 44वें संविधान संशोधन हम याद कर लेते हैं। इसके द्वारा मतलब संपत्ति का अधिकार को हटाया गया था और कैबिनेट वर्ड जोड़ा गया था। ऐसे करके 52वें संविधान संशोधन भूमि सुधार से फर्स्ट अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन भाई, धन्यवाद। आज का क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरामीटर फॉर कैलकुलेटिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो HDI जो है मैंने बताया था आपको, SHEC ये 3 ही मापदंड है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड हेल्थ एंड एजुकेशन। ये 3 ही फैक्टर है, इसके अलावा चौथा फैक्टर नहीं है। अगर चौथा है तो वो गलत है। जीवन प्रत्याशा है भाई, स्कूल के वर्ष है और GNI राष्ट्रीय है, गरीबी रेखा नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों। ये 52 मिनट का जो सेशन हुआ है हमारा, मैंने जो भी मेरे से बना वो मैंने क्वेश्चन डाल दिए। यही ऑथेंटिक क्वेश्चन आया है। 7 मई को टोटल शिफ्ट के GK के क्वेश्चन है। रिव्यू आपको कैसा लगा आप रिकमेंड कर सकते हैं। मेरे को क्या बदलाव करने चाहिए, मेरे को ऐसे वीडियो डालने चाहिए कि नहीं डालने चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। railway_0114 और तो धन्यवाद दोस्तों। और ऐसे ही आप प्रिपरेशन करते रहे बढ़िया से। मैं आशा करूँगा आपकी जॉब जल्दी से जल्दी लग जाए। और जो भी भाई टेक्स्ट बुक का पास प्रो ख़रीदना चाहता है वो मेरा कोड भी लगा सकता है। आपको 12% का छूट मिलेगा। YYAMSA ये कोड आप लगा सकते हैं, रेफरल कोड। इससे आपको 12% ऑफ मिलेगा टेक्स्ट बुक पे। तो धन्यवाद दोस्तों। और कोई भी कमेंट वगैरह हो कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरा लिंक दिया है चैनल पे और व्हाट्सएप के थ्रू भी। और धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।